नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जनवरी 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ईएमएस सेक्टर की दो दिग्गज कंपनी डिक्सन एंड केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जिसपे बैक टू बैक करेक्शन हमें देखने को मिला। और खास करके आज की रेट में डिक्सन की शेयर लगभग 11,248 रुपए पे क्लोजिंग दिया। 5% के ऊपर गिरावट के साथ आज सिंगल डे पे 5% क्रैश हो गया, जबकि डिक्सन एक बड़ी कंपनी है, 5% गिरना काफी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ देखिए, हो सकता है कि केन्स की शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट ये भी फैक्ट है कि आज केन्स की शेयर मोस्टली टाइम नेगेटिव में था। क्लोजिंग के जस्ट पहले बाजार रिकवर होते होते केन्स भी रिकवर कर गया। अब यहां पे दो सवाल आता है कि सर क्यों। नंबर वन क्वेश्चन, क्यों, वाई, क्यों गिरावट हो रहा है ये पूरा सेक्टर्स में, या कह सकते हो कि केन्स या डिक्सन की शेयर में। और दूसरा जो बड़े सवाल आता है कि सर कहां तक गिर सकता है, कब तक रुकेगा, या आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो चलिए एक एक करके सवाल की जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है कि देखिए आज बाजार की सेंटिमेंट काफी वीक था। चलो ठीक है, तो सेक्टर वाइज सेंटिमेंट भी हमने देखा कि आज ईएमएस सेक्टर थोड़ा वीक था। जैसे कि एम्बर एंटरप्राइज की बात करें, आप देखेंगे बीच बीच में काफी नेगेटिव में जा रहा था, उसके बाद एकदम से रिकवर किया। और ये भी फैक्ट है कि पिछले एक महीनों पे अगर आप देखेंगे डिक्सन की शेयर जैसे कि एक महीने पे 18% गिरा है, ठीक है। और केन्स की शेयर भी अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने पे 11-12% गिरा है। आप एम्बर को देखिए, पिछले एक महीने पे 9.5-10% के आसपास गिरा है। या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े कंपनी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जो कि 2025 में आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट हुआ, इसकी शेयर भी अगर आप देखेंगे बैक टू बैक करेक्शन की मूड में चल रहा है। या ये तो सब बड़े कंपनी हो गया। अब 2025 में एक छोटे से कंपनी आपको याद होगा, आई थिंक कि आपके ईपीजीएनजी या जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसकी शेयर में भी बैक टू बैक गिरावट हो रहा है। ये देखिए शेयर आपके सितंबर पे लाइफ टाइम हाई पहुंच गया था 400 के लेवल पे, और सितंबर के बाद आप देखिए यहां तक पहुंच गया। तो मतलब यहां पे देखिए एक चीज तो क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे डिक्सन या केन्स की शेयर में गिरावट नहीं हो रहा है, ओवरऑल सेक्टर वाइज दोस्तों में वीकनेसेस देखने को मिला। अब यहां पे एक और सवाल जुड़ जाता है कि क्यों ओवरऑल सेक्टर में गिरावट हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली, चाहे हम डिक्सन को कवर किया था सीएलएसए, या केन्स को कवर किया था आपके जेपी मॉर्गन, तो ये दोनों ब्रोकरेज फर्म दोनों डिफरेंट शेयर को कवर किया था और उसमें डाउनग्रेड किया। मतलब रेटिंग तो बढ़िया दिया है, रेटिंग सेम रखा है, पर टारगेट को कट किया। अब ये मेन फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर ये है कि क्यों किया। ये आप समझने की कोशिश कीजिए, क्यों किया। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों किया, और दोनों ही फैक्टर दोस्तों सेम है, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। तो आप इस चीज को पढ़िए, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके देता हूं। देखिए सीएलएसए ने क्या कहा, सीएलएसए हैज फर्दर कट फाइनेंशियल ईयर 27, मतलब अगले फाइनेंशियल की जो अर्निंग पर शेयर बाई 16% एंड 17% ऑन अकाउंट ऑफ लोअर वॉल्यूम एंड मार्जिन डिले। ये नहीं है, एडिंग दैट फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर 26 की जो ग्रोथ गाइडेंस, यहां पे आप देख सकते हो प्रॉपरली मेंशन किया कि ग्रोथ गाइडेंस कट रिस्क इज ऑल्सो इमर्जिंग ड्यू टू दिस नियर टर्म हेडवाइन। ये दोस्तों सीएलएसए ने कहा कि डिक्सन को लेके। अब आइए मैं आपको थोड़ा केन्स को दिखाता हूं, जो जेपी मॉर्गन ने कहा। ये देखिए जेपी मॉर्गन ने अब क्या कहा और क्यों कट किया। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके जेपी मॉर्गन की स्टेटमेंट। जेपी मॉर्गन बिलीव केन्स टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल 26 सेम टू सेम डिक्सन की तरह फाइनेंशियल 26 को ही पिक किया है। रेवेन्यू गाइडेंस कुड बी कट फ्रॉम 4,300 से लेके 400 करोड़ टू 4,000 करोड़। तो लगभग लगभग जो ग्रोथ गाइडेंस है कंपनी की, ऑलमोस्ट 400 करोड़ कम हो सकता है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस होता क्या है। देखिए कोई भी कंपनी, चाहे एक्सवाईजेड कोई भी कंपनी, जब रिजल्ट देते हैं ना, उसके साथ साथ उस कंपनी की करंट फाइनेंशियल ईयर पे या अगले फाइनेंशियल ईयर पे कैसा ग्रोथ हो सकता है, कितने % रेट में ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, उसका आप कह सकते हो कि एक फोरकास्ट या एक एस्टिमेट दे देता है कंपनी। तो इसको कहते हैं आपके रेवेन्यू की ग्रोथ गाइडेंस, मतलब कितने करोड़ की रेवेन्यू हो सकता है या रेवेन्यू में कितना % ग्रोथ हो सकता है। सो जेपी मॉर्गन हो या सीएलएस हो, इनके हिसाब से ये दोनों ही कंपनी, आप कह सकते हो ओवरऑल सेक्टर वाइज थोड़ा सा हेडवाइंड होने के कारण इस पर जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस फाइनेंशियल 26 के लिए कंपनी कट कर सकता है। कंपनी ने नहीं कहा, ब्रोकरेज ने कहा कि ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों ये आपको Q3 आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि Q3 रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके साथ साथ कंपनी की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस की जो फोरकास्ट आएगा उसके ऊपर बेस करके आगे देखा जाएगा। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों यहाँ पे सीएलएसए ने डिक्सन की टारगेट प्राइस को कट किया। कितना कट किया एक बार देख लीजिए। जैसे कि जेपी मॉर्गन ने आपके केन्स की जो टारगेट प्राइस पहले दिया था उसको तो एकदम कम कर दिया। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको।
देखिए यहाँ पे रेटिंग सेम रखा है, रेटिंग बढ़िया रखा है, जो प्रीवियस रेटिंग था ये देखिए ओवरवेट की रेटिंग मेंटेन किया, पर पहले जो टारगेट दिया था 7,550 उसको कम करके 6,110 की टारगेट दिया, ठीक है, इसी आपकी ग्रोथ गाइडेंस को बेस करके। तो आपको समझ आ रहा है ना, आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके प्लीज फटाफट बताइएगा, कंफ्यूजन मत रखना मन पे। अच्छा यहाँ पे आप देखिए सेम टू सेम CLSN ने देखिए डिक्सन को ओवरवेट की रेटिंग तो दिया है, बट टारगेट प्राइस जो पहले दिया था नोट करना, ये देखिए 18,800 उसको कम करके 15,880 की टारगेट दिया। सो क्लियर हो चुका है कि किस वजह से शेयर में गिरावट हो रहा है। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक इस डाउट की वजह से कि शायद इस बार जब Q3 की रिजल्ट आउट होगा, इन सब कंपनी की मैनेजमेंट ने जो अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस उसको कम कर सकता है, और दैट्स वाई शेयर में लगातार सेल ऑफ हमें देखने को मिला। यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका, और कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम आगे नेक्स्ट अब सेगमेंट पे चलते हैं कि कहां तक गिर सकता है या आगे क्या हो सकता है। ओके, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। क्लियर? तो चलो अब जो दूसरा सवाल उसकी जवाब ढूंढने की कोशिश करता है कि सर कहां तक गिर सकता है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक शेयर रिकवर करेगा। देखिए कब तक रिकवर करेगा शेयर वो डिपेंड करेगा आई थिंक कि दो फैक्टर के ऊपर। दो फैक्टर मतलब सबसे पहली फैक्टर मैं कहूंगा यहाँ पे Q3 की रिजल्ट, ऑब्वियसली Q3 की रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो ब्रोकरेज फर्म कहा कि इस बार रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कम करेगा, अगर कंपनी की मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो आई थिंक कि शेयर बहुत तेजी से रिकवर कर जाएगा, क्योंकि इस टाइप की या इस प्रकार की कंपनी हमने इसके पहले भी देखा, एक एक दिन में 10% 15% रिकवर करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका है। ठीक सेम टू सेम गिरावट के समय 10-15% गिरना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है Q3 की रिजल्ट कैसा हो रहा है, वो डिसाइड करेगा कि शेयर रिकवर करेगा या नहीं करेगा। अच्छा दूसरा फैक्टर दोस्तों मैं कहूंगा, आज आपके 13 तारीख और लगभग 2.5-3 हफ्ता बाद क्या होगा, बजट, यूनियन बजट। और इस बार बजट में देखिए सुनने को आ रहा है, एक्चुअली ये होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बजट के दिन पता चल जाएगा। बजट में इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर कुछ बड़ा गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल सकता है। सपोर्ट मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ टैक्स कम होना, इस प्रकार की, ठीक है, सपोर्ट मिल सकता है। अब देखिए ये होगा नहीं होगा वो बजट के दिन ही पता चलेगा, बट बजट के दिन भी मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इस टाइप की कंपनी की शेयर्स के लेके। अगर ठीक ठाक यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ बड़े घोषणा हो गया जो कि एक्चुअली फेवर में है इन सब कंपनी की या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूस्ट अप होने की चांस है। तो दो फैक्टर क्लियर हो चुके हैं जिस वजह से शेयर आगे रिकवर कर सकता है। अब जो तीसरा सवाल दोस्तों कि कहां तक गिर सकता है, मतलब सपोर्ट वगैरह कहां पे है, थोड़ा सा टेक्निकली देख लीजिए। देखिए चाहे डिक्सन की बात करें चाहे केन्स की बात करें, ये दोनों ही कंपनी, या इवन अगर हम बात करें एम्बर की शेयर भी अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी हालत में नहीं है, या LG इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी अपना लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है, आपकी GNG इलेक्ट्रॉनिक्स या EVGNG ये भी अपना लो के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अच्छी हालात में नहीं, और खास करके डिक्सन KNS क्यों, देखिए ये एक्चुअली बड़े कंपनी तो चर्चा ज्यादा होता है, सिंपल बात। ठीक है, अब देखिए डिक्सन की शेयर आज जो इंपॉर्टेंट लेवल 12,000 को ब्रेक करके नीचे आ गया, सॉरी 11,000, 12,000 तो आपके लास्ट डे ब्रेक कर लिया था, आज लगभग 11,500 की ब्रेक कर लिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, और शेयर अभी मैं कहूंगा आपकी जो RSI इंडेक्स वो ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड जोन क्रॉस करके बहुत नीचे आ चुका है। अच्छा शेयर देखिए इस लेवल के आसपास था आपके जून 2024 में, ये देखिए जून 2024 में इस लेवल के आसपास था, तो मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 1.5 साल का जी, मतलब 1.5 साल का जो लेवल उसको क्रॉस करके नीचे आ गया, 1.5 साल की। ठीक है, अच्छा 11,200 के आसपास तो जून 2024 में था। अब बात ये कि अगर नीचे गिरावट हुआ, क्योंकि उसके पहले अगर आप देखेंगे शेयर जैसे ही 10,000 की लेवल को ब्रेक किया, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखिए शेयर जैसे ही, ये देखिए 10,000 की लेवल को ब्रेक किया, एकदम देखिए इसमें शूट अप हुआ, सीधा शेयर निकल गया था 12,500, नोट करना। शेयर जैसे ही 10,000 की लेवल को ब्रेक किया सीधा 12,500 में पहुंच गया था। ठीक है, तो इमीडिएटली मेरे हिसाब से अगर 11,000 के ऊपर अगर शेयर टिक गया, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर 11,000 के ऊपर शेयर होल्ड कर लिया, जो कि सबसे पहला इनिशियल सपोर्ट लेवल आप कह सकते हो अभी जो स्थिति है, तो चलो अच्छी बात है, ये सबसे पहला सपोर्ट दे देगा। बट इनकेस अगर 11,000 को होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ पे टिक नहीं पाया, तो मे बी शेयर
सेकंड सपोर्ट जोन 10,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये 2 सपोर्ट लेवल हो गया डिक्सॉन के लिए। सेम अगर हम बात करें, देखिए केन्स की शेयर आज हो सकता है कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दे, बट ये भी फैक्ट है शेयर अपना लाइफ टाइम आपके 52 लो के आसपास ही चल रहा है। देखिए आज इवन जो आज इंटरडे लो टच किया कहाँ पे 3631 पॉइंट पे, और इसकी देखिए 52 लो कहाँ पे है, लगभग उसी लेवल के आसपास। तो बहुत अच्छी पोजीशन केन्स नहीं है, भले ही आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो केन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 3,500 की लेवल, क्योंकि केन्स भी लगभग लगभग अपना ऐसे ही 14-15 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। इस लेवल के आसपास देखिए केन्स था आपके, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। ये देखिए बहुत पहले मई 2024 में, देखिए मई 2024, मई जून, हाँ मई जून, वही सेम टू सेम डिक्सॉन की तरह, वही मई जून के आसपास ही इस लेवल के आसपास था। और उसके पहले अगर आप देखेंगे शेयर एकदम से 2,500-3,000 के आसपास ही चल रहा था। तो 3,000 की लेवल जैसे ही ब्रेक किया, शेयर सीधा सीधा 3.5-4 तक पहुंच गया, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा वही 3,500 की लेवल ही सबसे वाइटल है। जब तक 3,500 के ऊपर होल्ड है तो आई थिंक कि सब कुछ सही है। अगर होल्ड नहीं कर पाया तो आई थिंक कि शेयर फिर से गिर सकता है। बट हाँ, इसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है, आपको मैं दोनों ही तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये भी फैक्ट है कि चाहे डिक्सॉन की बात करें या केन्स की बात करें, ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है दोनों ही कंपनी, या टोटल ईएमएस सेक्टर की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। और ये एक्चुअली कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बट अब देखिए इस बार क्या होगा, कितना ग्रोथ होगा कंपनी की Q3, वो अलग बात है, वो तो किसी को नहीं पता है, वो आने के बाद ही पता चलेगा, या ग्रोथ गाइडेंस। बट अल्टीमेटली जो रिकॉर्ड बता रहा है कि कंपनी की, ये आपके डिक्सॉन की आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया ग्रो किया है ना। चाहे डिक्सॉन की बात करें या आप केन्स की बात करें, अमेजिंग ग्रोथ रेट कंपनी की, ठीक है। तो फंडामेंटल को लेके कंपनीज की कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक कि गो फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब देखिए आपके पास अगर शेयर है तो आई थिंक कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, केन्स की बात करिए या डिक्सॉन की बात, तो फंडामेंटल को लेके कोई यहाँ पे इशू नहीं है। इवन इसमें दोनों ही कंपनी, वेफेस की स्टेक भी काफी अच्छा है और लगातार इंक्रीज भी हो रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहूंगा Q3 या बजट तक तो रुकी जाइए, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी दे दूंगा अगर कुछ और खबर आ गया। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है तो कमेंट करके क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।